तो ये कहानी दो अमेरिकी स्नाइपर्स की है जिन्हें एक अनजान छिपे हुए स्नाइपर को खोज कर मारना है, क्योंकि वो अनजान स्नाइपर अमेरिका के पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे वर्कर्स को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तो फिल्म की शुरुआत 2007 में इराक से होती है, जब वहां के प्रेसिडेंट ने इराक और अमेरिका के बीच चल रहे वॉर को खत्म करने की घोषणा की थी। पर वॉर खत्म होने के बावजूद भी अमेरिका ने अपने सेना के दो सबसे होनहार स्नाइपर्स सार्जेंट मैथ्यूज और उनके साथी सार्जेंट आइजैक को इराक के एक सुनसान जगह में पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट की निगरानी के लिए भेजती है, क्योंकि एक खतरनाक स्नाइपर साइट पर काम कर रहे सभी वर्कर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। फिर ये दोनों सार्जेंट तेज धूप में पत्थरों के पीछे छुपकर उस अनजान स्नाइपर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों उस अनजान स्नाइपर को खोजने के लिए इस जगह पर 20 से 22 घंटों से भी ज्यादा वक्त बिता चुके थे, पर वो खतरनाक स्नाइपर कोई भी गतिविधि नहीं देता और कई घंटों के इंतजार के बाद मैथ्यूज का सब्र टूटने लगता है। मैथ्यूज कहता है कि शायद वो स्नाइपर वर्कर्स को मारकर वापस चला गया होगा, क्योंकि इतने देर से हमें यहाँ पर किसी की भी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ है। इसके बाद वो उन मरे हुए वर्कर्स के डेड बॉडीज को देखने के लिए जाने को कहता है, पर आइजैक उसे वहां जाने से मना करता है, क्योंकि उन वर्कर्स को जिस सटीकता से हेडशॉट मारकर गिराया गया था वो सिर्फ एक ही इराकी स्नाइपर का काम हो सकता है, जिसका नाम है जुबा। और ऐसा हो सकता है कि वो हमारी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा हो जिससे वो हमें फंसा कर मार सके। पर मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि आइजैक, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हमें यहाँ उस अनजान स्नाइपर को खोजते हुए 20 से 22 घंटों से भी ज्यादा हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी कोई होगा। मैं आगे जा रहा हूँ और तुम चाहो तो तुम मुझ पर पीछे से निगरानी रख सकते हो। फिर मैथ्यूज आगे जाता है और आइजैक उसे पीछे से देख रहा होता है, पर कुछ दूर जाते ही आइजैक को मैथ्यूज को देखने में प्रॉब्लम होती है और वो ये बात मैथ्यूज को बताता है। तो मैथ्यूज उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम अपने स्कोप को बदल लो, क्योंकि तुम्हारा स्कोप बहुत ही पुराना हो चुका है, पर तुम हो कि उसे बदल ही नहीं रहे हो। दरअसल जिस स्कोप को आइजैक यूज करता है वो स्कोप उन्हीं के एक खास साथी डीन का था, जो कि पहले ही एक मिशन के दौरान मारा गया था और उसी के याद में आइजैक उसका स्कोप यूज करता है। खैर, मैथ्यूज वहां जाकर वर्कर्स और अमेरिकी सोल्जर्स की डेड बॉडीज को देखता है। पहले तो उसे लग रहा था कि शायद इन लोगों पर इराकी सोल्जर्स ने हमला करके इनको मारा होगा और फिर वो वापस चले गए होंगे, पर मैथ्यूज वहां ये नोटिस करता है कि जितने भी वर्कर्स और सोल्जर्स वहां मरे पड़े हैं उन सभी को बिल्कुल एक्यूरेट सिर में गोली मारी गई है। इसका मतलब ये था कि इनको मारने वाला जरूर एक पेशेवर स्नाइपर है। मैथ्यूज ये सब कुछ आइजैक को बताता है और ये सुनकर आइजैक उसे कहता है कि शायद उसका मानना सही था कि इस वक्त उन दोनों का सामना इराक के सबसे खतरनाक स्नाइपर जुबा से हो चुका है। आइजैक मैथ्यूज को वहां से तुरंत वापस आने को कहता है, पर आइजैक के बार बार कहने के बावजूद मैथ्यूज वहीं खड़ा होकर उस स्नाइपर के गोली चलाने की डायरेक्शन का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उस शातिर स्नाइपर की लोकेशन किस तरफ होगी। और तभी मैथ्यूज को वो अनजान स्नाइपर गोली मारता है और मैथ्यूज वही जमीन में ढेर हो जाता है। ये देखकर आइजैक मैथ्यूज को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैथ्यूज को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकता, वो शातिर स्नाइपर आइजैक के पैर में गोली मारकर उसे भी जख्मी कर देता है। पर वो किसी तरह से एक वॉल के पीछे कूदकर छिप जाता है और दर्द से कर्राता हुआ मैथ्यूज आइजैक को बेस से संपर्क करके बैकअप बुलाने के लिए कहता है। दूसरी ओर आइजैक अपने पैर में गोली के घाव को देखता है और गिरते हुए खून को रोकने के लिए अपने बेल्ट से घाव को बांधने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आइजैक अपने रेडियो बैग को उठाता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो से कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता और जब वो रेडियो को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस स्नाइपर ने गोली मारकर रेडियो के एंटीना को तोड़ दिया है, जिससे अब वो मदद के लिए किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब उस स्नाइपर ने इन दोनों को पूरी तरह से बेबस कर दिया है, क्योंकि अब ये अपनी मदद के लिए किसी को भी अपने तक बुला नहीं सकते। तभी मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि तुम्हें अब उस स्नाइपर का पता लगाना होगा जिससे मैं उस पर निशाना साधकर उसे मार सकूं। पर आइजैक उसे ये चेतावनी देता है कि अगर तुम लगातार हिलोगे तो वो स्नाइपर तुम्हें फिर से गोली मार देगा। पर फिर भी मैथ्यूज अपनी स्नाइपर राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है और खून की कमी और तेज धूप के कारण वो बेहोश हो जाता है। और अब आइजैक भी ये समझ जाता है कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपने पैर से गोली निकालने लगता है। पर गोली को निकालते हुए उसे इतना दर्द होता है कि वो भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आइजैक होश में आता है और तभी उसे अपने रेडियो के ईयरफोन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि मिलिट्री बेस से ऑफिसर्स उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे आइजैक खुश हो जाता है और वो अपने हालातों को उनको बताता है और उनसे तुरंत बचाव और मेडिकल की मदद मांगता है। पर वो ऑफिसर आइजैक से बहुत ही अटपटे तरीके से उसकी लोकेशन पूछ रहा था, जैसे कि हम तुम्हारे पास मदद के लिए लोग भेज रहे हैं, तुम जहां हो वहां से हवा में गोली चलाओ ताकि हमें तुम्हारी सही लोकेशन का पता चल सके। दरअसल उस स्नाइपर ने इन लोगों के रेडियो के फ्रीक्वेंसी को अपने आप से कनेक्ट कर लिया था, जिससे वो आइजैक के रेडियो से बात कर पा रहा था। अब आइजैक को उस आदमी पर शक हो जाता है, क्योंकि जो जानकारी वो पूछ रहा था वो आर्मी प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ था। आइजैक उस आदमी की आवाज को बिल्कुल ध्यान से सुनता है, जिसके बात करने का लहजा बिल्कुल ही अमेरिकी लहजे जैसा नहीं होता, और वो समझ जाता है कि वो कोई अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर नहीं, बल्कि ये वही अनजान स्नाइपर है जिसने इन दोनों को घायल किया है। अब आइजैक उससे बात करते हुए उस स्नाइपर को खोजने लगता है, पर अब उस स्नाइपर को भी पता चल चुका था कि आइजैक को उसकी असलियत का पता चल चुका है। इसीलिए अब वो आइजैक से उससे बात करना जारी रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो आइजैक के बारे में और जानना चाहता है। पहले तो आइजैक उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वो स्नाइपर आइजैक को धमकी देता है कि अगर तुम अपने दोस्त मैथ्यूज और खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो, तो आइजैक उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। आइजैक स्नाइपर से बात करते हुए जमीन पर नक्शा बनाकर स्नाइपर की लोकेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद स्नाइपर आइजैक को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मैं सिर्फ एक इराकी सिटीजन था, पर अब मजबूरन अपने देश को तुम जैसे अमेरिकियों से बचाने के लिए मुझे हथियार उठाना पड़ा। फिर स्नाइपर आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन आइजैक इसे पर्सनल सवाल मानते हुए जवाब देने से मना कर देता है। फिर आइजैक स्नाइपर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपने आप को इराकी सिटीजन कह रहे हो और यहाँ पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे वर्कर्स को बेरहमी से मार रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस पाइपलाइन से इराक को कितना फायदा होगा? तुम तो एक टेररिस्ट हो जो मासूम वर्कर्स को मार रहे हो। ये सुनकर स्नाइपर हंसने लगता है और जवाब देता है कि वो जानता है कि इस पाइपलाइन से अमेरिका का फायदा होगा, ना कि इराक का। और जब स्नाइपर फिर से आइजैक से उससे उसकी पर्सनल चीजें पूछता है तो आइजैक उसे कोई जवाब नहीं देता, तो स्नाइपर फिर से मैथ्यूज को मारने की धमकी देता है, लेकिन इस बार आइजैक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इस बार स्नाइपर ये बोलता है कि वो ये जानता है किसके पुराने साथी डीन की मौत कैसे हुई थी। ये सुनकर आइजैक चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस स्नाइपर को मेरे बारे में इतनी गहरी जानकारी कैसे मिली। फिर थोड़ी देर बाद आइजैक अपनी पानी की बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी नहीं होता, क्योंकि उस स्नाइपर ने गोली मारकर बोतल से सारा पानी गिरा दिया था। स्नाइपर को आइजैक की जगह के बारे में भी पता था। फिर स्नाइपर आइजैक को ये बताता है कि उसने जानबूझकर आइजैक की पानी की बोतल, रेडियो की एंटीना और उसके पैर पर निशाना साधा था ताकि वो बेबस हो जाए और वहां से भाग भी न सके। स्नाइपर कहता है कि आइजैक, तुम सुबह होने से पहले ही यहाँ तड़प तड़प कर मर जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे रेडियो को खराब कर दिया, तुम्हारा पानी का बोतल भी नष्ट कर दिया और मैंने तुम्हारे पैर में गोली मार दी, जिससे तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और आइजैक ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो स्नाइपर किस जगह से उसे देख रहा है, और आखिरकार आइजैक को ये पता चलता है कि वो स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। वहाँ की मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए आइजैक ये समझ जाता है कि ये स्नाइपर और कोई नहीं बल्कि वही इराकी पेशेवर स्नाइपर जूबा है, जो कि इस खतरनाक बीहड़ में भी इतने सटीकता से गोली मार रहा है। आइजैक उसे बोलता है कि तुम जूबा हो ना, पर वो स्नाइपर इससे इनकार कर देता है और खुद को एक साधारण इराकी नागरिक बताता है। पर तभी यहाँ रेगिस्तानी तूफान उठता है। आइजैक इसका फायदा उठाता है और एक मरे हुए सोल्जर के पास पहुंचकर उसका बैग उठा लेता है, फिर वापस दीवार के पीछे छिप जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी राइफल का स्कोप टूट चुका है, जिससे अब वह स्नाइपर को नहीं देख सकता। तभी उसे रेडियो पर हलचल सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। आइजैक स्नाइपर की जगह का पता लगाता है और उसे बातें करके उलझाने की कोशिश करता है ताकि मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच सके। मैथ्यूज एक शीशे के टुकड़े से कचरे के ढेर की ओर देखता है और अपनी स्नाइपर राइफल को लेने की कोशिश करता है। इधर स्नाइपर आइजैक को बताता है कि वो पहले एक टीचर था, लेकिन एक दिन अमेरिकी हमले में उसके स्कूल के सारे बच्चे मारे गए। तभी से उसने अमेरिकी सेना से बदला लेने का फैसला किया और तेज हवा के कारण वहाँ रेत भी बहुत उड़ रही थी, जिससे वो स्नाइपर आइजैक को नहीं देख पा रहा था। मौका पाकर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाता है और उस स्नाइपर की ओर गोली चलाता है, लेकिन अपनी स्नाइपर राइफल रीलोड करते वक्त वो स्नाइपर उसे गोली मार देता है। गोली मैथ्यूज के कंधे पर लगती है। वो जान बचाने के लिए आइजैक की तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले स्नाइपर उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे मैथ्यूज की मौत हो जाती है। ये सब देखकर आइजैक बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका साथी उसकी आंखों के सामने मारा गया और वह कुछ भी नहीं कर पाया। स्नाइपर कहता है
कि युद्ध तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम अब तक यहाँ इराक में क्या कर रहे हो? तो आइजैक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस घर जाना चाहता हूँ और अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से घर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझको अपनी कहानी बतानी होगी। जब तक तुम मुझसे बात करोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। फिर आइजैक यहाँ रोने लगता है और कहता है, हाँ, मैंने ही अपने साथी डीन को मारा था। मैं दुश्मन स्नाइपर को मारने वाला था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया और मेरी गोली डीन को लग गई, जिससे वो मारा गया। और मैंने हमेशा सभी से ये झूठ बोला कि डीन को दुश्मनों ने मारा है, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। लेकिन उस दिन से मैं आज तक अपने आप को कोसते हुए जी रहा हूँ। स्नाइपर से बात करते वक्त आइजैक एक बार फिर रेडियो पर हलचल सुनता है। बेस के लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। वो केवल उनकी आवाजें सुन सकता था। वो ये सुनता है कि वो स्नाइपर बेस के लोगों से संपर्क करके उनसे मदद मांग रहा था और बेस के लोग सोच रहे थे कि उनसे आइजैक बात कर रहा है, जबकि वो आइजैक नहीं बल्कि स्नाइपर था। आइजैक को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये स्नाइपर पहले ही लोगों को मार देता है और बेस पर संपर्क करके और भी सोल्जर्स को बुलाता है ताकि वो उन्हें भी मार सके। आइजैक को ये एहसास होता है कि वो स्नाइपर बहुत खतरनाक है। फिर आइजैक बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आइजैक सोचता है कि शायद स्नाइपर सो रहा है, इसलिए वो जल्दी से मैथ्यूज की राइफल खींच लेता है और वो देखता है कि 2 हेलीकॉप्टर उसकी ओर आ रहे हैं, जिन्हें उसी स्नाइपर ने बुलाया था। आइजैक दीवार गिरा देता है और कचरे के ढेर की ओर निशाना लगाता है। स्नाइपर भी आइजैक पर निशाना लिए बैठा था, लेकिन वो धूल की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा था। स्नाइपर गोली मारता है, जिससे आइजैक को उसके राइफल की फ्लैश दिखती है और वो उसी दिशा में गोली चलाता है। गोली चलने के बाद वहाँ अब कोई हलचल नहीं होती। आइजैक को लगता है कि उसने स्नाइपर को मार दिया है। वो खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी डर था कि अगर स्नाइपर जिंदा हुआ तो वो उसे मार देगा। लेकिन इसकी ओर कोई फायरिंग नहीं होती, तो आइजैक को अब यकीन हो जाता है कि वो स्नाइपर मर चुका है। फिर हेलीकॉप्टर लैंड करता है और सोल्जर्स आइजैक को हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं। आइजैक बार बार उनसे कहने की कोशिश करता है कि कचरे के ढेर में जाकर चेक करो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, तभी वो स्नाइपर उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और वो सभी सोल्जर्स को मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है और आइजैक समेत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और एक बार फिर वो स्नाइपर अमेरिकी बेस में संपर्क करके वहां से मदद मांगता है। इसका मतलब था कि वो इस खूनी खेल को जारी रखेगा और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। साथ ही बेर एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।